नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज बीएड सेकेंड ईयर की सेकंड क्लास आपकी होने वाली है। वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट आपका चल रहा है, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गांधी जी की नई तालीम या गांधी जी न्यू तालीम। तो गांधी जी की न्यू तालीम क्या है, क्या नहीं है, इसके कंसेप्ट क्या है, ड्राफ्ट क्या था, पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप कोई भी पॉइंट को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल आइडियाज या फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी कि एजुकेशन को लेके महात्मा गांधी के क्या थॉट्स थे, क्या विचार थे, क्या महात्मा गांधी के दर्शन थे शिक्षा के बारे में। वो अगर हम यहाँ पर देखें तो गांधी जी जो थे वो शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और इसे मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। गांधी जी मानते थे जो एजुकेशन है ये व्यक्ति का बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हर बच्चे को, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। और बच्चे में या व्यक्ति में किसी भी तरह का डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं, किसी भी तरह का विकास चाहते हैं, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांधी जी क्या मानते थे कि एजुकेशन जन्मसिद्ध अधिकार भी है और हर तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी के साथ साथ कुछ क्योर्स गांधी जी ने लिखी थी। वो क्या है? गांधी जी का मानना था कि लिटरेसी यानी कि साक्षरता इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगिनिंग, इट इज ओनली वन ऑफ द मीन वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। यानी कि जो साक्षरता है ना तो वो शिक्षा का अंत है और ना ही शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने लिखना पढ़ना, साक्षरता मतलब कि बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए, क्या लिखना है वो लिख ले और जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना सीख जाए। तो जो लिखना पढ़ना है वो अगर बच्चा सीख जाए तो वो शिक्षा का ऐसा नहीं कि बच्चे ने शिक्षा ले ली, उसकी शिक्षा पूरी हो गई। तो साक्षरता साक्षरता जो है वो ना तो शिक्षा का अंत है, एंड है, और ना ही स्टार्टिंग है। ये तो सिर्फ एक मीन है, साधन है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति एजुकेट हो सकता है, एजुकेशन ले सकता है। यानी कि लिखना पढ़ना आना ये तो सिर्फ एक साधन है, क्योंकि अगर आपको लिखना पढ़ना आता होगा तभी आप कोई चीज़ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, कंसेप्ट को सुन पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनकी नॉलेज को ले पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। वो सिर्फ तब जबकि आप लिखना पढ़ना जानते हो। अगर कोई लिखना पढ़ना ही नहीं जानता तो एजुकेशन भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा कि सिर्फ लिखना पढ़ना जानना शिक्षा नहीं है, ना ही शिक्षा की शुरुआत है, ना ही शिक्षा का अंत है। ये तो सिर्फ एक साधन है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति जो है एजुकेशन ले सकता है। इसके साथ साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि यहाँ पे क्या कहा कि शिक्षा से मेरा मतलब है कि बच्चे और मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे में ऑल राउंड पूरी तरीके से जितना भी बेस्ट है, जो भी बच्चे में की कैपेसिटीज है, जो भी एबिलिटीज हैं, उन सभी एबिलिटीज को डेवलप करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, हर एक एबिलिटीज को डेवलपमेंट करना ही जो है क्या है, एजुकेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे दिया और एजुकेशन हो गया, नहीं। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना, फिजिकली रूप से बच्चे को फिट बनाना, मेंटली रूप से बच्चे को जो है अच्छी तरीके से इंटेलेक्चुअल बनाना, ठीक है, इमोशनली रूप से बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन कहलाता है। अब ये गांधी जी के थॉट्स थे। जो इनके थॉट्स थे गांधी जी के, इन्होंने अपने विचारों को एक नेशनल लेवल पर रखा। जब देश के लिए इन विचारों को रखा तो इन गांधी जी के विचारों को ही एक नया नाम दे दिया। क्या दिया? न्यू तालीम। गांधी जी के जो थॉट्स थे, जो विचार थे, जब इन्होंने नेशनल लेवल पर अपनी बात रखी तो गांधी जी के विचारों को ही एक नया नाम दे दिया, नई तालीम, न्यू तालीम। और न्यू तालीम के नाम से एक ड्राफ्ट आया। ड्राफ्ट में बेसिकली 7 मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे। वो क्या पॉइंट्स थे जो हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो ये रहे आपके आगे। सबसे पहला है, कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन इन द 7 to 14 ईयर एज ग्रुप। 7 से 14 साल तक का जितना भी बच्चे हैं, हर बच्चे को फ्री में एजुकेशन मिले, कोई फीस नहीं हो। साथ ही साथ कंपल्सरी एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन मिले और साथ साथ कंपल्सरी एजुकेशन मिले। जरूरी है, हर बच्चे को, कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चाहे तो एजुकेशन ले, चाहे तो नहीं। हर बच्चे को पकड़ के, उनको समझा के, मोटिवेट करके किसी भी तरीके से 7 से 14 साल तक का हर बच्चा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ले। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी मदर टंग। यानी कि जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल पर
क्लास 1 to 5th क्लास आपकी ये आ जाएगी। 7 से 14 साल तक का बच्चा जो होता है वो 1 से 5th क्लास तक का बच्चा होता है। तो 1st से 5th क्लास तक के बच्चे में मदर टंग की मदद से बच्चे को सिखाया जाए, मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। थर्ड पॉइंट था द होल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन सम बेसिक या बेसिक हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो पूरी की पूरी एजुकेशन है वो कुछ ना कुछ हस्तशिल्प पर आधारित हो या उद्योग पर आधारित हो। मतलब कि गांधी जी ने क्या कहा कि बच्चे की जो एजुकेशन है उसमें बच्चे को कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट, कुछ ना कुछ हस्तशिल्प सिखाओ या कोई ना कोई ऑक्यूपेशन की एजुकेशन बच्चे को दो। इन शॉर्ट बच्चे को कोई ना कोई स्किल जरूर दो, कोई ना कोई कौशल बच्चे में जरूर करो। फोर्थ अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि द हैंडीक्राफ्ट शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रंस एंड रीजनल नीड्स, यानी कि न्यू तालीम के अंतर्गत जो भी हैंडीक्राफ्ट आप बच्चों को सिखाएंगे, जो भी स्किल आप सिखा रहे हैं, वो स्किल कहीं ना कहीं बच्चे की एबिलिटी क्या है और बच्चे की ज़रूरत क्या है, बच्चे का क्या कैपेसिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को देखकर ध्यान में रखकर ही हैंडीक्राफ्ट बच्चों को सिखाएं। ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी ज़बरदस्ती या फोर्सफुली आप सिखा रहे हैं, नहीं, बल्कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, कैपेसिटीज़ क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तभी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द आर्टिकल्स मेड बाय चिल्ड्रंस शुड बी यूटिलाइज्ड एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट बी अर्न विद विच स्कूल एक्सपेंडिचर शुड बी मेट, यानी कि जो भी आर्टिकल बच्चे बनाएंगे या जो भी क्राफ्ट बच्चे बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बच्चे बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाए। कोई भी आप एग्जीबिशन लगा के सेल आउट कर सकते हैं और सेल आउट करके जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी अर्निंग हो रही है, उसको स्कूल के खर्च में एक्सपेंडिचर में लगाया जाए। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी थोड़ा सा इंप्रूव करने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि हैंडीक्राफ्ट बी टॉट इन सच अ वे एज टू इनेबल द चिल्ड्रन टू अर्न देयर लिवलीहुड, यानी कि ऐसे हैंडीक्राफ्ट सिखाए जाए या हैंडीक्राफ्ट को इस लेवल पे सिखाए जाए कि बच्चा उनसे कुछ ना कुछ फ्यूचर में चल के अर्न कर सके, उनको अपना लिवलीहुड का एक जरिया बना सके, साधन बना सके। अगर आप बच्चे को एक स्किल सिखा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की कोई भी स्किल सिखा रहे हैं, कुछ भी बनाना सिखा रहे हैं, एक मिट्टी का बर्तन ही बनाना सिखा रहे हैं, तो वो उस लेवल की स्किल बच्चे में दे दो कि आगे चलकर वो उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जा सके और उससे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके, लिवलीहुड चला सके। लास्ट में इन्होंने कहा कि बिसाइड्स इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस इन द एजुकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इट्स सोशल एंड साइंटिफिक इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन अ प्लेस। ये कहा कि ठीक है, हम जो है हैंडीक्राफ्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एजुकेशन में, इससे अलग भी सोशल और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी दी जाए। समाज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सोशल साइंस होता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंटिफिक जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी करिकुलम में पढ़ाया जाए। तो ये ड्राफ्ट है जिसके अंदर ये मेन 7 पॉइंट्स को कहा गया था। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जब एग्जाम में आप इनको लिखेंगे तो इनको आप हेडिंग्स बनाएंगे इस तरीके से, पहले डायग्राम में शो करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग को मेंशन करके, और उसके अंदर जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो चीज़ आप 2-3 लाइन में भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आगे अगर चलें, बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, या जो महात्मा गांधी ने नई तालीम दी थी उसके अकॉर्डिंग, एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, शारीरिक विकास हो सके, बच्चा फिजिकली फिट रहे, पूरी तरीके से हेल्दी रहे। इसके लिए स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप करिकुलम में शामिल कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा, ये चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। फिजिकली बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। इसके साथ साथ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट तो होता ही होता है एजुकेशन से, साथ साथ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, व्यक्तिगत विकास हो, यानी कि पूरी पर्सनैलिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का खुद का जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट हो सके। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, समाज में बच्चा घुलना मिलना आराम से सीख सके, इजीली बच्चा कम्युनिकेट करना सीख सके, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन है उसको उनको फॉलो कर सके, उनके अकॉर्डिंग खुद को ढाल सके। कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि सांस्कृतिक विकास, कि बच्चे का कल्चर में रहना, कल्चर के बारे में जानना सीखना, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास हो। वोकेशनल डेवलपमेंट यानी कि व्यावसायिक विकास हो, ये तो सबसे मेन फोकस था, इसी के बेस पर ही पूरी हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन थी। और एंड में अल्टीमेट एम, जो अंतिम उद्देश्य बताया था, वो बताया था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि आध्यात्मिक विकास, कि इन सब के बाद करिकुलम ऐसा हो, एजुकेशन ऐसी हो जिससे बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। आगे
जो ये शिक्षा के उद्देश्य महात्मा गांधी ने बताए या नई तालीम में बताए गए हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए करिकुलम बताया गया कि क्या करिकुलम होना चाहिए। तो उसके अंदर कुछ ये एक ओवरव्यू दिया गया था और इसी के अकॉर्डिंग ही बाकी करिकुलम को बनाया गया था। तो करिकुलम के अंदर क्या बताया, मदर टंग यानी कि मातृभाषा बच्चों को सिखाई जाए। इसके अलावा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स, व्यवहारिक गणित, जिसके अंदर आपका जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, बेसिक मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो वो मैथ्स जो कि डेली लाइफ में काम आता है, प्रैक्टिकल हो। सोशल सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गए। जनरल साइंस जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाता है। इसके अलावा म्यूजिक, म्यूजिक किस लिए, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को फोकस किया गया था। और कहीं ना कहीं म्यूजिक, आर्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे बच्चे का सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हाइजीन, बच्चे को स्वच्छता सिखाई जाए, मोरल एजुकेशन सिखाई जाए। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि ऊपर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा स्पोर्ट्स एजुकेशन पर भी फोकस किया गया था, स्पोर्ट्स एजुकेशन, ताकि बच्चा फिजिकली फिट रह सके। ठीक है। इसके बाद जब बात आई टीचिंग मेथड्स की कि किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, कौन से मेथड्स अपनाए जाए, तो इन्होंने ओरल मेथड यानी कि मौखिक विधि, जिसको कि आप लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं। यहाँ से पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। लेक्चर मेथड जो कि आप जनरली देखते हैं, यही मेथड अक्सर चलता है कि ओरली कोई चीज़ बता दी या समझा दी। एक्टिविटी मेथड यानी कि गतिविधि मेथड, इसमें क्या हो गया कि कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चे को दो और बच्चा उस काम को करेगा और करते करते सीख जाएगा। पूरा हैंडीक्राफ्ट मेनली फोकस जो सबसे ज़्यादा करता है वो एक्टिविटी मेथड को करता है। इमिटेट मेथड, अनुकरण करके। कुछ चीज़ें ऐसा होता है बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा, आप मिट्टी का बर्तन बनाना ही सिखा रहे हैं, एकदम से नहीं बनाएगा, तो क्या होगा कि आप पहले खुद बना के दिखा रहे हैं और जैसे जैसे आप बना रहे हैं बच्चा वैसे वैसे फॉलो करते हुए उस चीज़ को बना रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीख जाता है। तो इमिटेशन मेथड को फॉलो मेथड भी कहा जाता है। अनुकरण करना यानी कि फॉलो करना, फॉलो मेथड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कोरिलेशन मेथड हो सकता है, सहसंबंध विधि, यानी कि कोरिलेट करना, जोड़ना। कोई भी दो सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चे को समझने में ईजी हो सके। इसके अलावा सुनकर, देख कर, प्रैक्टिस करके, सोच के, तो ये तो मेथड होते ही थे। इसके बाद डिसिप्लिन के, स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा, डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने सीधी सीधी कहा कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में होना चाहिए, कि आप ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा दे कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहे। जो दमनकारी पद्धति होती है कि डांटना, मारना, धमकाना या फोर्सफुली डिसिप्लिन को इन्होंने मना किया था। जो फोर्सफुली डिसिप्लिन होता है उसके लिए इन्होंने मना किया था, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की थी। स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट ऐसा हो जो खुद ही डिसिप्लिन में हमेशा रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में एक डिसिप्लिन जो है वो होनी चाहिए। टीचर्स के बारे में उन्होंने कहा कि जो टीचर्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक आइडियल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जो एक शिक्षक होता है वो बच्चों के लिए कभी पिता, कभी मित्र, कभी सहायक और कभी मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। कभी वो गार्जियन बन के बच्चों को समझाते हैं, कभी फ्रेंड्स बन के समझाते हैं, कभी हेल्प करते हैं, कभी गाइड करते हैं। तो एक अलग अलग रूप में टीचर्स का बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो टीचर को एक आइडियल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये जो है पूरी की पूरी न्यू तालीम थी। अब आपका चाहे क्वेश्चन आए कि न्यू तालीम क्या होता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से, कि अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक घुमा फिरा के दी हुई है। सब चीज़ें छोड़िए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि न्यू तालीम क्या है इसके बारे में समझाइए, तो आप यही आंसर लिखेंगे। आपसे पूछे कि गांधी जी के थॉट्स क्या हैं, तो भी आप सेम यही आंसर लिखेंगे, गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स, तो भी आप यही चीज़ लिखेंगे। अब ये सब चीज़ें हमने देख ली कि क्या थॉट्स था, क्या ड्राफ्ट था, क्या पॉइंट्स कहे गए थे, क्या करिकुलम, क्या टीचिंग मेथड। अब अगर बात करें गुण और दोष की, तो कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ कमियां भी थी। अच्छाइयाँ ये थी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट स्कीम थी। सेल्फ इंडिपेंडेंट स्कीम कैसे थी, इसमें कहा गया था कि बच्चों को प्रोडक्ट बनाना सिखाएं, जब प्रोडक्ट बनाएंगे उनको सेल आउट कर दीजिए, सेल आउट से जो पैसे आएंगे उनको फिर से एजुकेशन में लगा दीजिए। तो जो अर्निंग का सोर्स ऑटोमेटिकली बन रहा था काफ़ी हद तक, तो कुछ हद तक ये सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। और दूसरी चीज़ कि ये बच्चों को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने पर फोकस करती थी, आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस करती थी। सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा आपका ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इस स्कीम की ये जो नई तालीम है इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, यानी कि सर्वांगीण विकास पर। बच्चे का पूरी तरीके से ऑल आउट डेवलपमेंट हो, बच्चे का फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो, कल्चरल भी हो, आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। प्रिपरेशन फॉर द रियल वर्ल्ड,
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान दिया जा रहा था, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर रही थी कि फ्यूचर में चल के आपको कुछ ना कुछ काम करना है, अर्निंग करनी है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्किल दी जा रही थी। तो एक वास्तविक जीवन जो है उसके लिए तैयार कर रहे थे। फंडामेंटल करिकुलम फॉर इंडिया, जो भारतीय थे उस समय, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था पहले और धीरे धीरे ही अंग्रेज गए थे उस टाइम पे, तो तब उस समय के लिए इंडियंस के लिए जो जरूरी बेसिक करिकुलम था, एलिमेंट्री फंडामेंटल करिकुलम था, वो यहाँ पे शामिल किया गया था। एंड ऑफ डिफरेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल लेबर, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फिजिकल और मेंटल लेबर का जो डिफरेंस है उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जनरली पहले माना जाता था कि मेंटल लेबर जो है इम्पोर्टेंट होता है, कि आप सिर्फ दिमाग से काम करें, और फिजिकल लेबर को बहुत छोटा माना जाता था। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों से फिजिकली भी काम कराया जाता था, तो कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के काम को, दोनों तरह के वर्क को इम्पोर्टेंस दी गई। कंसोलिडेशन ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्टिविटीज, सभी नॉलेज एंड एक्टिविटीज को कंसोलिडेट किया गया था। मदर टंग, ये भी एक इसकी अच्छी बात है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था एजुकेशन के लिए, वो मदर टंग था, मातृभाषा थी, ना कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये भी है कि स्कूल और सोसाइटी के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो सोसाइटी की जरूरत थी, जो सोसाइटी की नीड थी, उसी को ही स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। तो ये सारे तो अच्छे पॉइंट्स थे। कुछ कमियां क्या थी? इनकम्प्लीट स्कीम की, अधूरी स्कीम थी। अधूरी स्कीम कैसे कह सकते हैं आप? अधूरी स्कीम ऐसे कह सकते हैं आप कि एक तो ये सबसे मेन बात है, ये सिर्फ प्राइमरी के लिए ही थी। यहाँ पर जो फोकस किया गया था सिर्फ और सिर्फ 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फोकस किया गया था, प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया था। कहीं तो फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के लिए ही फोकस किया गया था। इसके ऊपर हायर क्लास में जाके बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इन अप्रोप्रिएट फॉर अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज है, जो सिटीज है, उनके लिए इनअप्रोप्रिएट थी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मिट्टी के बर्तन बनाना या उस कताई बुनाई सिखाना, सिलाई सिखाना, इस तरह की एक्टिविटीज उसमें शामिल थी। तो वो विलेजेस के लिए तो सही थी, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए, सिटीज के लिए, जहाँ पे कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो वहाँ के लिए इनअप्रोप्रिएट थी। क्योंकि अगर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, वो प्राइमरी में मिट्टी के बर्तन बनाना सीख कर क्या करेगा, उसके लिए वो यूजलेस थी। मोर एम्फेसाइज ऑन हैंडवर्क, कि इसमें बहुत ज़्यादा हैंडवर्क पर फोकस किया गया था, हैंडीक्राफ्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो ये भी एक था कि सिर्फ, ठीक है अच्छी बात है, एक चीज़ को आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं या सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो एक निगेटिव भी हो जाता है। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप एक मिट्टी का बर्तन ही बनवा रहे हैं, तो एक मिट्टी के बर्तन को बनवाने के लिए एकदम से तो बच्चा नहीं बनाएगा, उसको 1000 बार नहीं तो 10-15 बार बनाएगा, तब जाके एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो 10-15 ऑलरेडी बनाए हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता था। लैक ऑफ रीजनल रिलीजियस नॉलेज, धार्मिक शिक्षा का यहाँ पर अभाव था। रिलीजियस नॉलेज के बारे में महात्मा गांधी ने कोई भी बात नहीं की गई थी। रिलीजियस से अलग स्पिरिचुअल की बात की गई थी, और स्पिरिचुअल और रिचुअल में बहुत फर्क होता है, रिलीजियस में और स्पिरिचुअल में। क्योंकि रिलीजियस क्या, कि एक धर्म से जोड़ने को आपको बताती है कि आपका धर्म है, सिर्फ इसको फॉलो कर, कट्टरता को बढ़ावा देती है। स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म पर बेस्ड नहीं है, ये एक सिर्फ खुद के जानने के बारे में है, कि आप खुद को जानो। तो रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा का यहाँ पे अभाव था। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। तो आई होप अब आपको गांधी जी की एजुकेशनल थॉट्स या नई तालीम या बेसिक एजुकेशन भी इसको कह सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए बेसिक एजुकेशन, न्यू तालीम और गांधी जी के थॉट्स, यही सेम आंसर आपको सब में लिखना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना। तो ये इतना आपके लिए इनफ है, कंटेंट बहुत सारा है, बस इनको हेडिंग्स को आप पॉइंट्स में या हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, जैसा आपको आंसर के अकॉर्डिंग ज़रूरत हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। सेशंस को आगे कंटिन्यू रखना है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाए। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।